हेलो नमस्कार। समकालीन भारत फर्स्ट की प्रीवियस क्लास में आपने भारत के आकार और स्थिति के बारे में जाना। आइए अब हम लोग उसी अध्याय को आगे कंटिन्यू करते हैं और भारत के आकार और स्थिति के बारे में थोड़ा और अधिक विस्तार से प्रकाश डालते हैं। पहला पॉइंट है कि भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत हैं। आप मैप में देखिए, एक लाल रंग की स्ट्रिप दिख रही है जो कि इन नवीनतम वलित पर्वतों की लोकेशन को दर्शा रही। वलित पर्वत का क्या तात्पर्य होता है? अगर मान लीजिए पूछा जाता है वलित पर्वत किसे कहते हैं, तो ध्यान देंगे पृथ्वी जो है कई प्लेटों से मिलकर बनी है। ये प्लेटें एक दूसरे पर फिसलती रहती हैं। कई बार होता क्या है कि प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो प्लेटों के टकराव से वलन बनता है, यानी उस टकराव का बिंदु जो होता है कुछ ऊपर उठ जाता है और इसे हम लोग क्या कहते हैं? वलित पर्वत कहते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं। भारत के दक्षिण के भूभाग का उत्तरी भाग चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। यहाँ भी आप मैप में देखें, जो आपको पर्पल कलर का एक स्ट्रिप दिख रहा है वह भारत के दक्षिणी भाग का। देखिए, पहले आप दक्षिणी भाग में जाइए, तमिलनाडु साइड जाइए मैप में, और वहाँ से आप उत्तर दिशा की तरफ देखिए। क्या है आपका जो पर्पल कलर की स्ट्रिप दिख रही है, वहाँ आप देखेंगे कि वह चौड़ा है, लेकिन उसके बाद से वहीं पर लगभग है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहाँ से जो भारत का दक्षिणी भाग है वो संकरा होता गया है। ठीक है, यही कहा जा रहा है कि भारत के दक्षिण के भूभाग का उत्तरी भाग तो चौड़ा है, लेकिन 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर क्या होता गया है? संकरा होता गया है, यानी पतला हो गया है। ठीक है, अगला पॉइंट कहा जा रहा है कि भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। ध्यान दीजिए, एक महासागर आपने पिछले क्लास में सुना था, हिंद महासागर, जो भारत को 3 तरफ से घेरे हुए है। ठीक है, हिंद महासागर भारत को 3 तरफ से कवर करता है। हिंद महासागर के ही 2 भाग हैं। अब भारत के जो पूर्वी भाग में हिंद महासागर है उसे हम लोग बंगाल की खाड़ी कहते हैं, और पश्चिम के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? अरब सागर कहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो भारत के पूर्व में। कहाँ स्थित है? भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। और अरब सागर कहाँ स्थित है? तो यह भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। आगे कहा जा रहा है कि अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब देखिए, यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा? यहां से क्वेश्चन बनता है सत्य और असत्य कथन का। मान लीजिए कथन आ गया कि अक्षांश का प्रभाव भारत में दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। बताइए यह कथन सत्य है या असत्य? तो कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी बुक की इन लाइनों को पढ़ना जरूरी है। क्या कहा जा रहा है? अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर, जैसे जैसे हम लोग उत्तर की दिशा में जाते हैं क्या होता है? दिन और रात की अवधि में जो है अंतर आने लगता है। ठीक है, यही इसका तात्पर्य है। अगला पॉइंट है कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब हम लोग भारत की विश्व में स्थित की बात कर रहे हैं। विश्व में यानी पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। ठीक है, कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है एशिया, और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब भारत कहाँ है? इन 7 महाद्वीपों में भारत किस महाद्वीप में स्थित है?
भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में। अब जरा भारत की एशिया महाद्वीप में भी स्थित का पता कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, भारत एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, यानी कि एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई आपको कि भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है, पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है और दक्षिणी भाग में है, उत्तरी भाग में। ठीक है, एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में भारत का कोई भी हिस्सा नहीं है। भारत टोटल जो है एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? दक्षिणी भाग में है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है। तो पहली बात कि पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। ठीक है, और दूसरी बात कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है। ठीक है, अगला पॉइंट है पश्चिमी यूरोपियन कंट्री और पूर्वी एशियाई देशों को जोड़ने वाला हिंद महासागर भारत को एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। यानी समझिए, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये हुआ कि हिंद महासागर पश्चिमी यूरोपीय देश और पूर्वी एशियाई देशों को आपस में जोड़ता है और इन दोनों के मध्य भाग में स्थित हो गया हमारा भारत। यही कहा जा रहा है कि हिंद महासागर भारत को एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। ठीक है, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, यानी हिंद महासागर के शीर्ष पर जो है फैला हुआ है और पश्चिमी एशिया, पूर्वी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ भारत का संबंध बनाता है। अब ध्यान देंगे, भारत एक बहुत बड़े स्तर के भौगोलिक विविधता वाला देश है। अब तक आपने देखा होगा कि कितनी ज़्यादा विविधताएं हैं, सभी देशों के साथ कनेक्शन है, तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ऐसी बहुत सी स्थितियां हैं। आगे आप जानेंगे इन्हीं सभी कारणों के कारण भारत को उपमहाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला है और कर क्या रहा है? पश्चिमी एशिया, पूर्वी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ भारत का संबंध स्थापित करता है। हिंद महासागर में भारत की तटीय सीमा देखते हैं तो आप पाते हैं कि भारत की तटीय सीमा अद्वितीय है, यानी ऐसी सीमा और किसी देश की है नहीं। ठीक है, हिंद महासागर के साथ अन्य कोई ऐसा देश नहीं है जो भारत की जैसी सीमाएं बना सके। ठीक है, भारत देश एकदम अलग सा दिखता है। ठीक है, और यही कारण है कि एक महासागर का नाम भारत के नाम पे रखा गया है। भारत का नाम हिंदुस्तान है और इसी कारण से महासागर का नाम क्या पड़ा है? हिंद महासागर पड़ा है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंद महासागर का नामकरण कैसे हुआ है। तो आपको बताना होगा कि भारत जो है हिंद महासागर के साथ एक अद्वितीय तटीय सीमा बनाता है और यही कारण है कि हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया है। आगे ध्यान दीजिएगा, पहले यूरोप और भारत के बीच दूरी काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि हमें जो है बड़ा लंबा रास्ता तय करके जाना होता था, घूम कर जाना होता था। बाद में क्या हुआ, 1869 में स्वेज नहर बनी। अब स्वेज नहर के खुलने से हुआ क्या कि भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी थी वह लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई। ठीक है, आगे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के
किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ध्यान दीजिएगा, भारत का गुजरात, कौन सा राज्य? गुजरात। इसी राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, ठीक है, यानी ये समुद्र के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो आप क्या बताएंगे? गुजरात, ठीक है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है, ठीक है। भारत हमेशा से जो है पश्चिमी, मध्य, पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया के जो अपने पड़ोसी देश हैं उनके साथ संपर्क में रहा है, और इसी संपर्क के कारण उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सकी है, ठीक है। इन्हीं संपर्क मार्गों के द्वारा इन सब का जो है प्रसार हुआ है। कहा जाता है ना कि भारत विश्वगुरु है। इसके पीछे कारण यही है, एक बड़ा रीजन था कि इन विचारों का पूरी दुनिया में फैलाव कैसे हुआ, तो संपर्क मार्गों ने बड़ी अहम भूमिका निभाई। ध्यान दीजिएगा, भारत प्राचीन काल से ही अपने पड़ोसी देशों के संपर्क में रहा है, लेकिन ये जो संपर्क थे वो स्थलीय थे। समुद्री संपर्क बहुत पुराना नहीं रहा है। आपने पढ़ा होगा वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। तो ध्यान दीजिएगा, भारत क्या कहीं गुम हो गया था, कहीं गायब हो गया था जो भारत की खोज करेंगे? असल में वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। क्या खोजा था? समुद्री मार्ग की खोज की थी, जिससे क्या हुआ, हम लोग वेस्टर्न कंट्री, जो भी अफ्रीका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप हैं या और अन्य महाद्वीप हैं, उनके साथ संपर्क में आए। इसी कारण कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। वास्तविकता क्या है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की। भारत की खोज करनी क्या है? भारत तो सदियों से रहा है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की है। स्पष्ट हुआ? भारत के संस्कृति, विचार, ज्ञान संपर्क मार्गों के द्वारा दुनिया के देशों तक फैले। इसके अलावा भारत ने भी उनकी संस्कृति को ग्रहण किया, जैसे कि यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक हमारे देश के विभिन्न भागों में देखे गए हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी एशिया की वास्तुकला का प्रतीक क्या है? तो मीनार और गुंबद। आपने मीनार और गुंबदें बहुत देखी होंगी। तो ध्यान दीजिएगा, यह भारतीय संस्कृति का नहीं रहा है, भारतीय वास्तुकला नहीं है, बल्कि कहाँ से आई हुई है? पश्चिमी एशिया की वास्तुकला है, ठीक है। हम लोग किस एशिया में हैं? दक्षिणी एशिया में हैं। और मीनार और गुंबद एशिया के किस भाग की वास्तुकला है? पश्चिमी एशिया की। आपसे पूछा जा सकता है कि पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक क्या थे, तो क्या बताइएगा? मीनार और गुंबद, ठीक है। भारत का दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण स्थान है, और यही कारण है कि भारत को भारतीय उपमहाद्वीप की भी संज्ञा दी जाती है, ठीक है। भारत को क्या कहा जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। जब हम लोग भारत की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हैं, अब तक इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारत एक महाद्वीप है। हालांकि अब इसे महाद्वीप की संज्ञा तो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एक महाद्वीप का हिस्सा है। तो इसे क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप कहा जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। समझ आया? आपसे पूछा जाएगा कि भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, तो आपके मुख्य कारण क्या होंगे? भारत की भौगोलिक परिस्थिति इस प्रकार है कि यह एक महाद्वीप के जैसा प्रतीत होता है।
और यही कारण है कि भारत को भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। वे भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या हैं? जैसे कि यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और 3 तरफ से जो है हिंद महासागर से घिरा हुआ है। यही कारण है कि भारत को क्या कहा जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है। अगर आप महाद्वीप के बारे में जानते हैं तो महाद्वीप क्या होता है? एक बड़ा भूभाग होता है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है और भारत के साथ भी लगभग ऐसी ही परिस्थिति है। बस केवल क्या है कि भारत 4 नहीं बल्कि 3 तरफ से समुद्र से घिरा है और यह एक बड़ा कारण है कि भारत को भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। अब ध्यान दीजिए, भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब आप हमें बताइए कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। इसके बाद हम लोग जनसंख्या पर आते हैं। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य है गोवा। बात करें जनसंख्या के मामले में तो जनसंख्या के मद्देनज़र भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। ठीक है, अब जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, भारत के पड़ोसी देश। ध्यान दीजिएगा, भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। कितने? 9 पड़ोसी देश, जिनमें से 7 देशों के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा करता है। इसके अलावा 2 द्वीप समूह राष्ट्र हैं जो भारत के तटीय पड़ोसी देश हैं। आइए अब हम देखते हैं कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश किस दिशा में स्थित है। तो आप मानचित्र पर भी ध्यान फोकस करिए। भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। भारत के उत्तर दिशा में चीन, नेपाल और भूटान है। भारत के पूर्व दिशा में म्यांमार और बांग्लादेश हैं और भारत के दक्षिण में, ध्यान दीजिए, दक्षिण दिशा में भारत किसी भी देश के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता। तो दक्षिण में जो पड़ोसी देश हैं कौन है? द्वीप समूह राष्ट्र हैं। कौन कौन से? श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच एक संकरा मार्ग है जिसे हम लोग पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी कहते हैं। एक बार वापस से ध्यान दीजिए, भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में 2 राष्ट्र हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत के उत्तर दिशा में 3 पड़ोसी राष्ट्र हैं, चीन, नेपाल और भूटान। भारत के पूर्व दिशा में 2 पड़ोसी राष्ट्र हैं, म्यांमार और बांग्लादेश। भारत के दक्षिण दिशा में 2 द्वीप समूह राष्ट्र हैं, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, यानी ये तटीय पड़ोसी देश हैं। समझ आया? तो इस प्रकार से हम लोगों ने भारत की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में जाना, यानी स्थिति और आकार के बारे में जाना। का यह लेसन
यहीं पर समाप्त होता है। अगले सेशन में हम लोग इस अध्याय के प्रैक्टिस प्रश्नों को हल करेंगे। अध्याय बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हमें हमारे देश भारत की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में बताता है, और कोई भी एग्जाम हो तो भारत की भौगोलिक परिस्थिति, भारत का भूगोल जरूर पूछा जाता है। तो अगले सेशन में हम लोग इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक आप जो है थ्योरी तैयार करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।